ये ZBC की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सरबीन। ये प्रोग्राम आप हर रोज रात 8 बजे हमारे YouTube चैनल पर सुन सकते हैं। आज शनिचर है और मार्च की 15 तारीख। ZBC सरबीन से मैं हूं जावेद चौधरी। अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है कि यूक्रेन जंग पर प्यूतन के साथ नतीजा खेज बातचीत हुई है। Mr. Trump says we had a very good and productive discussions with President Vladimir Putin of Russia yesterday. जबकि रूसी सदर कहते हैं कि जंग बंदी का ख्याल दुरुस्त है और हम इसकी हिमायत करते हैं, लेकिन इसमें बारीकियां हैं। Согласны с предложениями. We agree with the proposals to stop the fighting, but we believe the cessation should be one that would lead to long-term peace and eliminate the initial causes of this crisis. अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के अरकान की जाफर एक्सप्रेस पर शिद्दत पसंदों के हमले की मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी कौंसिल की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की शदीद मजम्मत और ट्रेन पर हमला घिनौना, बुज़दिलाना और दहशतगर्दाना कार्रवाई है। जाफर एक्सप्रेस हमले में 354 मुसाफिर बाजियाब, 26 हलाक। ट्रेन में सवार 45 अफराद कहाँ गए? कुछ हमारे वहाँ पे जो उन्होंने बाहर हॉस्टेज किए होते जो रुमाल, उनको मौका मिलता है और वो वहाँ से भागते हैं। इसकी मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूँ कि जब ये इसको इंगेज करते हैं तो एक ग्रुप जो उनसे उसको मौका मिलता है एंड दे स्टार्टेड रनिंग टुवर्ड्स मल्टीपल डायरेक्शंस। ये आप देख रहे हैं कि तो दिस इज बिकॉज वो स्नाइपर इंगेज करते हैं हमारे, जब इंगेज करते हैं दहशतगर्दों को तो उससे एक ट्रिगर होता है, उससे फ़ायदा उठा के काफ़ी लोग भागते हैं। पहाड़ी चोटियों, दर्रों और बरसाती नालों की सरजमीन कालादम BLA का गढ़ समझी जाने वाली वादी बोलान इतनी दुश्वार गुजार क्यों है? ये कच्ची डिस्ट्रिक्ट बोलान में वो एरिया है जहाँ पे कि वो टनल्स मौजूद हैं जहाँ से ट्रेन गुजरती है। इसी तरह के टनल्स जो है ना वो इस एरिया के अंदर बहुत सारे हैं, तकरीबन 17 के करीब टनल्स जो हैं पूरे बोलान के अंदर हैं जहाँ से ट्रेन गुजर के मुख्तलिफ मकामात से फिर वो यहाँ से निकल कर जाती है। जहाँ पे हम खड़े हुए हैं यहाँ से वो जगह जहाँ पे ये वाक़या हुआ है वो तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर दूर है। IMF का कहना है कि पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर सख्ती से अमल दरामद किया है। ये रूटीन से हट के एक तब्दील बयान उन्होंने जारी किया। IMF ने जो मुज़ाकरात 2 हफ्ते तक जारी रहे उसके इख्तिताम पे जिसमें कहा गया कि हुकूमत ने कर्जों को कम करने के लिए सख्त मुआशी इक़दाम किए। पुरानी दिल्ली में रमजान की आमद के साथ ही हर शाम ढलते ही लजीज पकवानों की खुशबू फैल जाती है, लेकिन बरतानिया में अंग्रेज मुसलमानों की इफ्तारी कैसी होती है? Here we go. The first test of the first taste of the day. बिस्मिल्लाह। सोचिए अंग्रेज मुसलमान इफ्तारी में क्या खाते होंगे। 4 साल अमरीकी बच्चे की आइसक्रीम ना मिलने पर पुलिस को कॉल। अमेरिका में एक 4 साल के बच्चे ने आइसक्रीम ना मिलने पर पुलिस को कॉल कर दी। Hi. Oh, it's the police. They came for real. Yeah, we have to just come check, make sure everything's okay. Hey, stop. What you do? Did you call the police? Yeah. Why? रवां हफ्ते 60 बरस के होने वाले आमिर खान की नई गर्लफ्रेंड गोरी प्रेट कौन है? राजा को रानी से प्यार हो गया, पहली नजर में पहला प्यार हो गया। इसके अलावा भी बहुत कुछ आज के सरबीन में शामिल है, मगर हमेशा की तरह पहले आलमी खबरों का खुलासा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन में अमेरिका के मुजव्वज़ा जंग बंदी मुआहदे पर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ होने वाली बातचीत को नतीजा खेज करार दिया है। पुतिन और अमेरिकी सफीर स्टीव विटकोफ ने जुमेरात की शाम मॉस्को में मुलाकात की थी, जिसके बाद क्रेमलिन ने कहा था कि वो अमन अमल के बारे में अमेरिका की मोहतात रहते हुए अमन के लिए कोशिश से इत्तेफाक करता है। ट्रंप ने एक सोशल पोस्ट में कहा कि बातचीत ने बहुत अच्छा मौका फराहम किया है कि ये खौफनाक खूनी जंग बिलाखिर ख़त्म हो सकती है। ताहम यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने पुतिन पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो जंग जारी रखने के लिए मुज़ाकरात को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सर कियर स्टार्मर ने कहा कि रूसी सदर को जंग बंदी की तजावीज़ के साथ खेल खेलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। Тим більше, що зараз ми всі почули
з Росії, дуже передбачувані, дуже маніпулятивні слова Путіна у відповідь на ідею тиші. इस हफ्ते के अवाइल में यूक्रेन ने अमेरिका के मुजवजा जंग बंदी माहिदे को कबूल कर लिया था, जिस पर रूस ने अभी तक इत्तेफाक नहीं किया है। जुमेरात के रोज प्यूतन ने कहा था कि जंग बंदी का ख्याल दुरुस्त है और हम इसकी हिमायत करते हैं, लेकिन इसमें बारीकियां हैं। ताहम इसी के साथ उन्होंने अमन के लिए बहुत सी सख्त शराइत तय की। Согласны с предложениями. We agree with the proposals to stop the fighting, but we believe the cessation should be one that would lead to long-term peace and eliminate the initial causes of this crisis. इसके जवाब में यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने अमन के लिए रूस की कोशिशों को जोड़-तोड़ करार दिया। Він фактично готує відмову станом на зараз. Путін, звісно, боїться сказати прямо президенту Трампу, що хоче продовжувати цю війну. यूक्रेन के सदर ने जुमे के रोज एक्स पर अपने एक तनकीदी बयान में कहा कि प्यूतन इस जंग से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि इससे उनके पास कुछ नहीं बचेगा। उनका मजीद कहना था कि यही वजह है कि अब वो जंग बंदी से पहले ही इंतहाई मुश्किल और नाकाबिल कबूल शराइत तय करके सफारतकारी को सबोताज करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। उनका ये भी कहना था कि प्यूतन हर एक को ना ख़त्म होने वाले मुज़ाकरात और बातचीत के दौर में मसरूफ़ रखेंगे और वो बेमानी बातों पर दिन, हफ्ते और महीने ज़ाया करेंगे, जबकि उनकी फौजें मासूम लोगों को मार रही हैं। लेकिन व्हाइट हाउस का मानना है कि फरीकैन पहले कभी भी अमन के क़याम के लिए इतने करीब नहीं आए थे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के अरकान ने जाफर एक्सप्रेस मुसाफिर ट्रेन पर शिद्दत पसंदों के हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी कौंसिल की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की शदीद मजम्मत और ट्रेन पर हमला घिनौना, बुज़दिलाना और दहशत गर्दाना कार्रवाई है। सिक्योरिटी कौंसिल की जानिब से मजीद कहा गया कि हमले में मुसाफिरों को यरगमाल बनाने की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। दहशत गर्दी के नतीजे में कम अज़ कम 25 पाकिस्तानी शहरी जान से गए। एक प्रेस बयान के जरिए सलामती कौंसिल के अरकान ने मुतासिरा खानदानों और पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम से अपनी गहरी हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया है। उन्होंने जख्मियों की जल्द और मुकम्मल सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया है। जुमा को तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से जारी बयान के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के अरकान ने कहा कि हर किस्म की दहशत गर्दी बैनुल अक़वामी अमन और सलामती के लिए संगीन खतरा है। अरकान ने दहशत गर्दी की इन काबिल मुज़म्मत कार्रवाइयों के मुजरिमों, मुंतज़मीन, माली मुआवनत करने वालों का मुहासबा करने और उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाने की ज़रूरत पर जोर दिया है। उन्होंने तमाम रियासतों पर जोर दिया कि वो बैनुल अक़वामी कानून और सलामती कौंसिल की मुतालिका करारदादों के तहत अपनी जिम्मेदारियों के मुताबिक इस सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान के साथ फ़ाल ताउन करें। बयान में इस अमर का इयादा भी किया गया कि दहशत गर्दी की कोई भी कार्रवाई मुहर्रकात से कता नज़र जहाँ भी, जब भी और जिसने भी इसका इर्तिकाब किया हो मुजरिमाना और बिला जवाज़ है। बयान में ये भी कहा गया कि तमाम रियासतों के लिए बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक के कवानीन, बैनुल अक़वामी पनाह गुज़ीनों के कानून और बैनुल अक़वामी इंसानी हमदर्दी के कवानीन समेत अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और दीगर जिम्मेदारियों के मुताबिक बैनुल अक़वामी कानून के तहत दहशत गर्दी की कार्रवाइयों से बैनुल अक़वामी अमन और सलामती को लाहक खतरात से हर तरह से नबर्द आजमा होने की ज़रूरत है। वाज़ेह है कि जुमे को एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी और पाकिस्तान की फ़ौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना था कि ऑपरेशन के दौरान 354 मुसाफिरों को रेस्क्यू किया गया, जबकि इस हमले में 18 फ़ौजी और FC एहलकारों समेत 26 अफराद हलाक हुए। पाकिस्तानी फ़ौज की जानिब से जाफर एक्सप्रेस पर हमला करने वाले 33 बलोच शिद्दत पसंदों की हलाकत और ऑपरेशन की कामयाबी का ऐलान तो कर दिया गया है, मगर बाजियाब होने वाले और मुबैना तौर पर लापता मुसाफिरों की तादाद के हवाले से अभाम अभी बाकी है। जुमे को एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी और पाकिस्तान की फ़ौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना था कि ऑपरेशन के दौरान 354 मुसाफिरों को रेस्क्यू किया गया है, जबकि इस हमले में 18 फ़ौजी और FC एहलकारों समेत 26 अफराद हलाक हुए हैं। ख्याल रहे 2 रोज़ कबल लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा था कि हमले के दौरान 21 मुसाफिर हलाक हुए थे। ताहम आज उन्होंने कहा कि कुछ मुसाफिरों को ट्रेन
से दूर भी उस वक्त गोलियां लगी जब वो वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे। रेस्क्यू किए जाने वाले और हलाक होने वाले मुसाफिरों की तादाद को देखा जाए तो मजमूई तौर पर 380 का हिंसा सामने आता है, जबकि 2 रोज कबल पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान ने निजी टीवी चैनल दुनिया न्यूज को बताया था कि जाफर एक्सप्रेस में 440 मुसाफिर सवार थे। ताहम वजीर आला बलोचिस्तान कहते हैं कि जाफर एक्सप्रेस में सफर के लिए 425 मुसाफिरों को टिकट जारी किए गए थे। ऐसे में ये सवाल उठता है कि जाफर एक्सप्रेस में सवार बाकी 45 मुसाफिर कहाँ गए। पाकिस्तानी फौज की तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का ऑपरेशन की तफसीलात देते हुए कहना था कि हमला आवरों ने यरगमालियों के सिर्फ एक ग्रुप को ट्रेन में रखा था, जबकि उन्होंने बाहर भी छोटे छोटे ग्रुप बना लिए थे। उनके मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज इस सारे अमल की निगरानी कर रही थी और हमलावर किसी भी वक्त किसी भी मुगवी को अपने किसी ठिकाने की तरफ लेकर नहीं गए। 12 मार्च की सुबह जो हमारी एफसी और जो हमारी आर्मी के ट्रुप्स वहाँ पे इन कांटेक्ट है, जिन्होंने उस पूरे एरिया को कॉर्डन किया हुआ था और बिल्कुल करीब थे उसके, तो दे एंगेज दीज फर्स्ट एंगेजमेंट करते हैं ग्राउंड पे स्नाइपर के ज़रिए जो दहशतगर्द है वहाँ पे। दे टेक देम आउट, 1-2 वो दहशतगर्द जो से उनको टेक आउट करते हैं। उसकी जो फायर होता है, एक कमोशन क्रिएट होती है, उसका फ़ायदा उठाते हुए कुछ हमारे वहाँ पे जो उन्होंने बाहर हॉस्टेज किए होते जो माल, उनको मौका मिलता है और वो वहाँ से भागते हैं। ख्याल रहे इससे कबल पाकिस्तान के वजीर ममलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने मंगल की शब को कहा था कि शिद्दत पसंद कुछ मगवियों को अपने साथ पहाड़ों में ले गए हैं, लेकिन उन्होंने भी इन अफराद की तादाद नहीं बताई थी। दूसरी जानब मुसाफिरों की तादाद पर रोशनी डालते हुए वजीर आला सरफराज बुगटी कहते हैं कि जाफर एक्सप्रेस में सफर के लिए 425 मुसाफिरों को टिकट जारी किए गए थे। अब जिनमें 425 मुसाफिरों को टिकट जारी हुए वो किसी भी स्टेशन से बैठ सकते हैं। ऐसा भी होता है कि मैंने टिकट ले लिया लेकिन सफ़र नहीं किया और वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। वो मजीद कहते हैं कि ये जो मगवियों की तादाद में फ़र्क आ रहा है, इसकी वजह ये भी हो सकती है कि कुछ लोगों ने सफ़र ही नहीं किया हो, कुछ लोगों ने अगले स्टेशनों से बैठना हो। इम्कानात ये भी हैं कि 1-2 लोग जो भागे थे वो भटक भी गए हों या दोबारा उन हमला आवरों के हाथ लग गए हों। कल शाम को भी 2 लोग थे जो एफसी की चेक पोस्ट पर आए क्योंकि वो भटक गए थे। पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये भी कहना था कि जाफर एक्सप्रेस हमले में हलाक होने वाले अफराद की तादाद बढ़ भी सकती है, क्योंकि बाजियाब होने वाले 354 अफराद में से 37 जख्मी थे और वो अस्पतालों में जेर इलाज हैं। सामीन, पहाड़ी चोटियों, दर्रों और बरसाती नालों की सरजमीन कालादम BLA का गढ़ समझे जाने वाली वादी बोलान इतनी दुश्वार गुजार क्यों है? इस बारे में सुनिए उमर दराज नंगियाना की ये रिपोर्ट। ये कच्ची डिस्ट्रिक्ट बोलान में वो एरिया है जहाँ पे कि वो टनल्स मौजूद हैं जहाँ से ट्रेन गुजरती है। इसी तरह के टनल्स जो है ना वो इस एरिया के अंदर बहुत सारे हैं, तकरीबन 17 के करीब टनल्स जो हैं पूरे बोलान के अंदर हैं जहाँ से ट्रेन गुजर के मुख्तलिफ मकामात से फिर वो यहाँ से निकल कर जाती है। जहाँ पे हम खड़े हुए हैं यहाँ से वो जगह जहाँ पे ये वाक़या हुआ है वो तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर दूर है, लेकिन वहाँ पे भी जो टनल्स हैं वो तकरीबन इसी तरह के हैं। ये थोड़ा सा छोटा है, इससे बड़े बड़े टनल्स भी हैं, 1-1 किलोमीटर लंबे टनल्स भी वहाँ पर मौजूद हैं। मेरे साथ मोहम्मद कासिम मौजूद हैं जो कि हमारे BBC के लिए रिपोर्ट करते हैं बलूचिस्तान से। कासिम साहब मुझे ये बताइए कि बोलान जो है ये एरिया जो है इसके अंदर ही मिलिटेंसी के इतने वाक़यात क्यों होते हैं और पहले भी क्या ट्रेन्स के ऊपर यहाँ पे अटैक वगैरह होते थे? देखिए जो दर्रा बोलान है ये इंतहाई तारीख़ी अहमियत का हामिल इलाका रहा है सदियों से। क़याम पाकिस्तान से पहले जब अंग्रेज़ यहाँ थे तो उनको भी इसी इलाके में जो है ना अच्छा खासा मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा था। 73 का जो शोरिश था वो उसका भी ये दर्रा बोलान जो है ना एक बहुत बड़ा मरकज़ था। और अब जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर के बाद जो नया सिलसिला शुरू हुआ शोरिश का, तो उसमें भी ये बहुत बड़ा मरकज़ है इसका। और चूँकि ये इंतहाई दुश्वार गुज़ार इलाका है, बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, तो सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए हर वक्त जो है ना यहाँ मूवमेंट करना इंतहाई एक मुश्किल काम है।
तो 2000 के बाद से यहाँ रेलवे ट्रैक को उड़ाया जाता रहा है, ट्रेनों पे हमले होते रहे, फिर एक टाइम पे इतनी ज़्यादा अटैक्स होते रहे ट्रेनों पे कि इसकी जो है ना ट्रेनों की सिक्योरिटी के लिए साथ साथ हेलीकॉप्टर भी जो है ना परवाज करते रहे। तो ये इस किस्म का रीजन है जहाँ पे कि ये वाक़या हुआ और फिर उसके बाद सिक्योरिटी जो ऑपरेशन जो है वो भी इसी किस्म के इलाके के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस ने किया, जिसमें कि उनको काफ़ी वक्त लगा हॉस्टेज सिचुएशन जो है उसको डिसॉल्व करने में। हम यहाँ पे पनीर रेलवे स्टेशन की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे। ये वो रेलवे स्टेशन था जिस पे जो पहले बैच जो एक हॉस्टेजेस का फ्री हुआ था इस रेलवे स्टेशन के ऊपर आया था और वहाँ से फिर उनको माल गाड़ी पर बिठा के आगे मच रेलवे स्टेशन तक लेके जाया गया था। तो हम उस रेलवे स्टेशन पनीर रेलवे स्टेशन की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ से चल के देखें कि उस जगह वो जगह कैसी है। लेकिन मसला ये है कि जब आप रोड की तरफ से उस इलाके को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो वो एक्सेस है नहीं। हम हाईवे से उतर कर जब यहाँ से यहाँ तक आए हैं तो ये जो रोड है छोटा सा ये यहाँ पे आके ख़त्म हो गया है और हमें बताया गया है कि जी आप यहाँ से पैदल सफ़र करके उस पहाड़ के ऊपर से पिछली तरफ जाएंगे तो वहाँ पे पनीर रेलवे स्टेशन जो है वो वहाँ पे है। और शायद यही वजह है कि जो लोग वहाँ तक पहुँच गए रेलवे ट्रैक के ऊपर चलते चलते वो फिर आगे नीचे नहीं आ सके इस तरफ, इसलिए उनको फिर माल गाड़ी के ज़रिए आगे की तरफ मच रेलवे स्टेशन की तरफ लेके जाया गया। तो हम यहाँ इस तरफ तो नहीं जा पाए आगे, तो हम कोशिश करते हैं मच रेलवे स्टेशन की तरफ जाएं, वहाँ पे जाके देखें। ये मच का रेलवे स्टेशन है और ये तकरीबन क्वेटा से 50 से 60 किलोमीटर के फासले पर है और इसी तरह जहाँ पर वाक़या हुआ उससे भी ये तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। मच का जो रेलवे स्टेशन है यहाँ पर आज अब से थोड़ी देर पहले जो है यहाँ पर कुछ बॉडीज़ लाई गई थी उस तरफ से जहाँ पर इंसिडेंट हुआ है। हमें बताया गया कि तकरीबन 25 के करीब बॉडीज़ जो है यहाँ पर लाई गई थी कॉफिन्स के अंदर और इनमें ज़्यादातर जो है वो सिविलियंस थे। उनको फिर यहाँ पे जो बाहर एम्बुलेंसेस खड़ी हुई हैं वहाँ पे उनको एम्बुलेंसेस में शिफ्ट करके और यहाँ से क्वेटा और जो दीगर इलाके हैं उस तरफ मूव किया गया है। जो पनीर रेलवे स्टेशन है वो यहाँ से तकरीबन 50-60 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है और जहाँ पर बोलान में ये वाक़या पेश आया वो पनीर से तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर दूर है। जो पहला बैच हॉस्टेजेस का फ्री किया गया जिसमें ख़वातीन, बच्चे और बूढ़े लोग शामिल थे, उनको जब वहाँ से छोड़ा गया वो तकरीबन 80 के करीब लोग थे। तो वो इस ट्रैक के ऊपर वहाँ से चलते हुए वॉक करते हुए 2-2.5 किलोमीटर दूर पनीर पर आए और पनीर जो है वहाँ पे वो बहुत ही छोटा सा रेलवे स्टेशन है जिस पे गाड़ी जो है वो वैसे रुकती भी नहीं है। वहाँ पे आकर वहाँ पे FC के लोग जो है वो मौजूद थे तो उन्होंने उनको वहाँ पे रेस्क्यू किया, वहाँ से उनको फ्रेट ट्रेन में बिठाया गया और फ्रेट ट्रेन उनको यहाँ पर लेके आई जो तकरीबन घंटा सवा घंटा जो है वो यहाँ तक पहुँचने में लगाती है। जी अभी हमें ये भी बताया गया कि यहाँ पे जो रेलवे के हुकाम हैं उन्होंने अपनी टीम्स जो हैं वो डिस्पैच की हैं, वो आगे से जाके ट्रैक के ऊपर जहाँ पे इंसिडेंट हुआ है वहाँ पे जो ट्रैक को नुकसान हुआ है उसको असेस कर रहे हैं और उसके बाद वो ये बता पाएंगे कि कितना नुकसान हुआ है, उसको रिस्टोर करने में कितना टाइम लगेगा और उसके बाद वो इस पोजीशन में होंगे कि वो ये बता पाए कि इसके ऊपर ट्रैफिक जो है वो दोबारा बहाल होने में कितना वक्त लगेगा। पाकिस्तान और बैनुल अक़वामी मालियाती फंड IMF ने जुमे के रोज $7 अरब की तोसी फंड सहूलत यानी EFF का पहला जायजा मुकम्मल कर लिया है। इस हवाले से IMF की जानिब से जारी होने वाले एलामिया में कहा गया है कि हुकूमत पाकिस्तान ने अखराजात के कंट्रोल खास तौर पर तरक्याती प्रोग्राम के जरिए माली अहदाफ को बरकरार रखने का अहद किया है। एलामिया में यह भी कहा गया कि पाकिस्तान के साथ $7 अरब कर्ज प्रोग्राम पर जायजे के लिए बातचीत हुई है। पाकिस्तान ने मौजूदा कर्ज प्रोग्रामों पर सख्ती से अमल दरामद किया है। IMF की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान के साथ क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए और कर्जों की अदायगी की मैनेजमेंट पर भी बातचीत हुई है। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान के साथ तवानाई के शोबे में लागत कम करने, सेहत आमा की बेहतरी, तालीम के फ़रोग, समाजी तहफ़्फ़ुज़ और मुआशी तरक्की की शरह बढ़ाने पर भी गुफ्तगू हुई है। बैनुल अक़वामी मालियाती फ़ंड के एलामिया में कहा गया है कि पाकिस्तान के साथ मौसमियाती तब्दीलियों के असरात कम करने पर भी तबादला ख्याल हुआ है और मज़ीद बातचीत ऑनलाइन जारी रहेगी। ये रूटीन से हट के एक तब्दील बयान उन्होंने जारी किया। IMF ने जो मुज़ाकरात 2 हफ्ते तक जारी रहे उसके इख्तिताम पे जिसमें कहा गया कि हुकूमत ने कर्जों को कम करने के लिए सख्त मुआशी इक़दाम किए हैं, महंगाई कम करने के लिए सख्त मॉनेटरी पॉलिसी अपनाई गई है, इस पर बिजली की पैदावार कम करने के लिए भी इस्लाहात की गई हैं और मुआशी
माशी शरानमू को बढ़ाने के लिए इस्लाही एजेंडे पर अमल दरामद किया गया। इस तरह मौसमी तब्दीली से के बारे में कहा गया है कि पाकिस्तान में इसमें निपटने के लिए हम बातचीत हुई है और इसको पाकिस्तान को फंड्स भी दिए जा सकते हैं। इसके साथ साथ ये भी कहा कि पाकिस्तान के जो मुज़ाकरात थे वो मजमूई तौर पर मुस्बत रहे हैं, लेकिन मुज़ाकरात को हतमी शक्ल देने के लिए ऑनलाइन पाकिस्तान से मुज़ाकरात जारी रहेंगे। इन सारी तारीफों के बाद जो फाइनल वर्ड होता है कि पाकिस्तान को जो अगली किस्त जारी करने के लिए सिफारिश करता है या नहीं करता, उस बारे में कोई चीज नहीं की गई जिसका पाकिस्तान को इंतजार था। सदर ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के नताइज सामने आना शुरू हो गए हैं। उन्होंने कनाडा, मेक्सिको और चीन की जानिब से अमेरिका आने वाली अशिया पर टैरिफ या टैक्स लगाने का ऐलान किया है। क्या सदर ट्रंप के इन फैसलों के बाद आलमी तजारती जंग शुरू हो गई है और दुनिया भर में मुआशी बहरान का खौफ पैदा हो गया है? सुनिए हमारी साथी आलिया नाज़की की ज़बानी। We're going to take in hundreds of billions of dollars in tariffs, and we're going to become so rich, you're not going to know where to spend all that money. I'm telling you. अमरीकी सदर ट्रंप का प्लान काफी वाज़ेह है। उनकी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी अमरीकियों को इंतहा से ज्यादा अमीर बनाना। तो वो ऐसा कैसे कर रहे हैं? बज़ाहिर चीन, कनाडा, मेक्सिको और इंडिया जैसे कुछ ममालिक के साथ तिजारत पर टैरिफ्स लगाकर। तो इस प्लान का एक्चुअली मतलब क्या है और इससे होगा क्या, इसकी डिटेल्स प्रोग्राम में आगे चलकर एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन देखें, हो सकता है कि जैसा वो कह रहे हैं वैसा ही हो और तिजारत पर इन टैरिफ से अमेरिका में खुशहाली बढ़े और अमेरिका और अमेरिकी और अमीर हो जाएं। हो सकता है, लेकिन फिलहाल जो नजर आ रहा है वो ये है कि सदर ट्रंप के इन ममालिक पर टैरिफ्स और इन ममालिक की जवाबी कार्रवाई से हो ये रहा है कि अमेरिका समेत आलमी मार्केट्स क्रैश हो रही हैं, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस कम हो रहा है और आलमी इन्फ्लेशन, आम ज़बान में महंगाई में तेजी से इजाफे का खतरा पैदा हो रहा है। आज प्रोग्राम में सदर ट्रंप के मंसूबों, उनके वादों और फैसलों पर नजर डालेंगे और एक दो बुनियादी सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। क्या ट्रंप की ये आलमी तिजारती जंग दुनिया को हाइपर इन्फ्लेशन और रिसेशन की तरफ धकेल रही है? और क्या सदर ट्रंप की ये पॉलिसीज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आम लोगों के लिए मुश्किलात में इजाफा करेंगी? देखिए, टैरिफ्स ट्रंप के इकोनॉमिक प्लान्स का एक मरकजी हिस्सा है। टैरिफ्स यानी वो टैक्सेस जो दूसरे ममालिक से इंपोर्ट किए जाने वाले प्रोडक्ट्स पर लगाए जाते हैं। यानी जो कंपनीज बैरून मुल्क से अशिया इंपोर्ट करती हैं वो हुकूमत को टैक्स देती हैं। सदर ट्रंप कहते हैं कि टैरिफ से अमेरिका की मैन्युफैक्चरिंग सनत बढ़ेगी, नई नौकरियां क्रिएट होंगी और टैक्स रेवेन्यू और इकोनॉमी में इजाफा होगा। सदर ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी उनकी इस सोच को भी जाहिर करती है कि अब तक अमेरिका के इत्तेहादी ममालिक अमेरिका का फायदा उठाते आए हैं और अमेरिका को वो कीमत नहीं मिलती जो वो डिजर्व करता है। Our allies weren't paying. And I said, you got to pay. We were paying for everybody. So they take advantage of us on trade, and then we also pay for their military. That somehow doesn't work. 2024 में अमेरिका में इंपोर्ट होने वाली अशिया में से 40% चीन, मेक्सिको और कनाडा से आई। सदर ट्रंप ने सदारत का ओहदा संभालते ही दफ्तर में अपने पहले ही दिन 1 फरवरी से कनाडा और मेक्सिको पर 25% टैरिफ्स लगाने का ऐलान किया। फिर वादे के मुताबिक 1 फरवरी को उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया जिसके तहत कनाडा, मेक्सिको और चीन तीनों पर टैरिफ्स लगाए गए। ट्रंप ने गैर कानूनी इमिग्रेशन और ड्रग ट्रैफिकिंग के बारे में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करते हुए ऐसा किया। तीनों ममालिक ने अपने गुस्से का इजहार और जवाबी कार्रवाई का अहद किया। 3 फरवरी को ट्रंप ने कनाडा और मेक्सिको की तरफ से बॉर्डर सिक्योरिटी और ड्रग ट्रैफिकिंग के बारे में अमेरिकी कंसर्न्स के बारे में इक़दामात के पेश नज़र उनके खिलाफ टैरिफ्स को 30 दिन तक मुअत्तल किया। चीन पर लगाए जाने वाले टैरिफ्स 4 फरवरी को नाफिज हो गए, जिसके बाद चीन ने उसी दिन अमेरिका पर जवाबी टैरिफ्स का ऐलान किया। 13 फरवरी को सदर ट्रंप की तरफ से इस तरह का इशारा भी किया गया कि चीन, कनाडा और मेक्सिको के अलावा इंडिया जैसे ममालिक भी टैरिफ से नहीं बच पाएंगे और यूरोपीय ममालिक को भी 25% टैरिफ का सामना हो सकता है। मेक्सिको और कनाडा पर लगाए जाने वाले टैरिफ्स 4 मार्च को लागू हुए। उसी दिन चीन पर लगाए गए टैरिफ्स को 10 से 20% कर दिया गया। इसके सिर्फ एक दिन बाद यानी 5 मार्च को अमेरिकी गाड़ियां बनाने वालों के लिए मेक्सिको और कनाडा से इंपोर्ट किए जाने वाले प्रोडक्ट्स पर टैरिफ एग्जेम्पशन का ऐलान किया गया। 6 मार्च को सदर ट्रंप ने मेक्सिको से कई और कनाडा से कुछ इंपोर्ट्स पर टैरिफ्स को 1 माह के लिए पोस्टपोन कर दिया, लेकिन साथ ही 2 अप्रैल से जवाबी टैरिफ्स लगाने की बात की।
یعنی ٹیرفس ہیں نہیں ہیں معطل ہیں پھر سے لگائے جائیں گے. صدر ٹرمپ کے اس ٹیرف پنگ پونگ کے جواب میں ان تینوں ممالک کا رد عمل بھی سامنے آیا اور انہوں نے اقدامات بھی کیے ہیں. کینیڈا نے 21 دن کے عرصے میں $100 بلین مالیت کے امریکی پروڈکٹس پر ٹیرفس کا اعلان کیا. کینیڈا کے نئے وزیر اعظم نے عہد کیا ہے کہ وہ اس تجارتی جنگ کو جیت کر رہیں گے اور کینیڈا نے امریکہ کو کینیڈا کی طرف سے سپلائی کی جانے والی بجلی پر ٹیرفس لگانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ٹرمپ نے یہ افراتفری ختم نہیں کی تو وہ بجلی پوری طرح سے بند کرنے سے بھی نہیں ہچکچائیں گے. لیکن کینیڈا کے بارے میں صدر ٹرمپ کے ارادے اور سوچ واضح نظر آ رہی ہے. We don't need trees from Canada. We don't need cars from Canada. We don't need energy from Canada. We don't need anything from Canada. امریکہ کی طرف سے ایلومینیم اور سٹیل پر 25% ٹیرفس لگائے جانے کے بعد کینیڈا نے جواب میں $20 بلین مالیت کے امریکی پروڈکٹس پر ٹیرفس لگانے کا اعلان کیا ہے. میکسیکو کی صدر نے پہلے کہا کہ ان کا ملک امریکی اشیاء پر ٹیرفس لگا کر جواب دے گا، لیکن پھر بظاہر صدر ٹرمپ اور میکسیکن صدر کے درمیان فی الحال جنگ بندی نظر آ رہی ہے. یہ کب تک جاری رہتی ہے یہ معلوم نہیں. چین نے پہلے امریکی فارم ایکسپورٹس پر 15% ٹیرفس لگائے، پھر چکن، پورک، سویا بینز اور بیف جیسے امریکی پروڈکٹس پر مزید 15% ٹیکس عائد کیا. یہاں پر یہ سمجھنا بھی انٹرسٹنگ ہے کہ آخر امریکہ کی دوسرے ممالک کے ساتھ تجارت ہے کتنی. 2024 میں امریکہ میں امپورٹ کی جانے والی اشیاء میں سے زیادہ تر میکسیکو، چائنا اور کینیڈا سے آئیں. ان تینوں ممالک میں سے ہر ملک نے $400 ارب سے زیادہ کی اشیاء امریکہ بھیجی یا ایکسپورٹ کی. میکسیکو اور کینیڈا نے گاڑیاں، توانائی اور ایندھن امریکہ کو بیچا. اس کے علاوہ مشینری اور الیکٹریکل اکوپمنٹ بھی امریکہ کے لیے میکسیکو کی ایکسپورٹس کا بڑا حصہ ہیں، جبکہ اسی سال یعنی 2024 میں چائنا سے بڑی تعداد میں الیکٹرانکس، مشینری اور زراعت سے متعلق اشیاء امریکہ بھیجی گئیں. یورپی اور ایشیائی ممالک میں امریکہ کے بڑے تجارتی پارٹنرز میں جرمنی، جاپان، جنوبی کوریا اور ویتنام شامل ہیں. ان میں سے ہر ملک نے $100 ارب سے زیادہ کی اشیاء امریکہ روانہ کی. اس کے علاوہ برطانیہ نے بھی $68 ارب کا سامان امریکہ ایکسپورٹ کیا. اب صدر ٹرمپ کی جانب سے دوسرے ممالک سے امریکہ آنے والی اشیاء پر ٹیکس لگانے کے فیصلوں اور بیانات سے امریکہ اور کئی ممالک کے درمیان کشیدگی پیدا ہو گئی ہے اور تجارتی جنگ یا ٹریڈ وار جیسی صورتحال بنتی جا رہی ہے. تو یہ تجارتی جنگ ہوتی کیا ہے؟ اگر دو ممالک کے درمیان معاشی تنازعات شروع ہو جائیں تو اسے تجارتی جنگ کہتے ہیں. یہ اس وقت شروع ہو سکتی ہے جب ایک ملک دوسرے کی ایسی تجارتی سرگرمیوں کے خلاف جوابی اقدامات کرے جنہیں وہ غیر منصفانہ سمجھتا ہے. ایسے اقدامات میں دوسرے ملک سے آنے والی اشیاء پر ٹیرف یا ڈیوٹی لگانا شامل ہے. اس طرح کی ٹریڈ وار عام طور پر پروٹیکشنزم کا نتیجہ ہوتی ہے. پروٹیکشنزم کا مطلب ہے اپنے ملک میں تیار ہونے والی اشیاء کو تحفظ فراہم کرنا، اور وہ اس طرح سے کہ باہر سے آنے والی اشیاء پر ٹیکس لگا کر ان کو مہنگا کر دیا جائے تاکہ لوگ اپنے ملک میں تیار ہونے والی اشیاء خریدیں. مثلاً اگر آپ پاکستان میں پینسل خریدنے جائیں تو عموماً بازار میں 2 طرح کی پینسلیں دستیاب ہوں گی. ایک پاکستان میں بنی ہوئی اور دوسری چین سے امپورٹ کی گئی. پاکستانی پینسل چینی پینسل سے مہنگی ہوگی، اس لیے امکان یہی ہے کہ آپ سستی یعنی چینی پینسل خریدیں. اب اگر پاکستان کی حکومت چینی پینسل پر امپورٹ ڈیوٹی یا ٹیرف لگا دے تو چینی پینسل بھی مہنگی ہو جائے گی اور پاکستانی پینسل کی قیمت چینی پینسل سے کم یا برابر ہو جائے گی، جس وجہ سے ممکن ہے کہ آپ پاکستانی پینسل خرید لیں. بس صدر ٹرمپ امریکہ میں تیار ہونے والی اشیاء کو اسی طرح بچانا چاہتے ہیں. اس طرح کے پروٹیکشنزم کے اثرات شاید وقتی طور پر کسی ایک شعبے کے لیے مثبت ہو سکتے ہیں، لیکن ایک ایسی دنیا میں جہاں ممالک کی اکانومیز ایک دوسرے کے ساتھ قریب سے جڑی ہوئی ہیں، اس کے خطرات اور ڈائریکٹ منفی اثرات بھی ہوتے ہیں. میں نے یونیورسٹی آف لیورپول کے ڈاکٹر ایاز ملک سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ اگر عالمی سطح پر تجارتی جنگ شروع ہو جاتی ہے تو دنیا پر اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں اور ایک عام آدمی اس سے کیسے متاثر ہوگا. دیکھیں، عالمی سطح پر ٹریڈ وار شروع ہونے کی بات نہیں، ہمیشہ ٹریڈ وار شروع ہو چکی ہے اور اس کا جو اثر پڑے گا وہ بہت زیادہ ہے. کیونکہ دیکھیں، اب امریکہ میں اگر آپ دیکھیں تو امریکہ میں تقریباً جو آدھی جو ان کی جو ٹریڈ ہے وہ امپورٹس پر ہوتی ہے، اور امپورٹس کس چیز کی ہیں، یعنی کہ وہ فنش گڈس تو ہوتی ہیں جو روزمرہ کی اثرات کی اشیاء ہوتی ہیں، لیکن اس کے جو پارٹس اور کمپوننٹس ہیں جس کے ذریعے پھر امریکن مینوفیکچرنگ چلتی ہے، تقریباً جو 25% جو اس کی جو ضروریات ہیں وہ امپورٹس کے ذریعے پوری ہوتی ہیں. تو یہ ٹریڈ وار جو شروع ہوئی ہے اس سے بہت بڑا اثر پڑے گا. یعنی کہ جو لوگ ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں کہ تقریباً 1 سے 2% انفلیشن صرف امریکہ میں بڑھے گی،
اور یہ ان حالات میں کہ ویسے ہی سلمپ ہے. امریکہ میں آفیشیل انمپلائمنٹ کی جو فگرز ہیں وہ 4 سے 5% ہے, لیکن فنکشنل انمپلائمنٹ اس وقت 20% کے قریب ہے. اور جو یہ سلمپ ہے اوبیسلی یہ صرف یورپ اور امریکہ تک ہی تو محدود نہیں رہے گا نا. جو عام لوگ ہیں دنیا بھر میں جو عام لوگ ہیں وہ کس طرح سے فیل کریں گے, کس طرح سے محسوس کریں گے اس سب کو؟ دیکھیں کہ جب یہ ٹریڈ وار شروع کی اور اکنامک نیشنلزم پورا معاملہ آیا تو انہوں نے ایڈ کارڈ دی, تو اس سے کیا اثر پڑے گا کہ تیسری دنیا میں ویسے ہی جو ہے وہ ایک ڈیٹ کرائسس ہے اس وقت, اور اس کا پاکستان میں خاص طریقے سے اظہار ہو رہا ہے. جب قرضے واپس کرنے کا معاملہ آئے گا تو پھر ہمارے ریاستیں اور حکمران آپ کو پتہ ہے کیا کرتے ہیں, وہ پھر زمینوں پر قبضے کرتے ہیں, وسائل پر قبضہ کرتے ہیں, ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسیشن بڑھاتے ہیں. تو ہمارے ممالک میں بھی جو ہے وہ مہنگائی اور جو بے روزگاری کا معاملہ ہے وہ مزید فروغ پائے. اور ویسے ماضی میں بھی مختلف ممالک کے درمیان تجارتی جنگیں ہو چکی ہیں جن کی وجہ سے دنیا کو بہت منفی نتائج دیکھنے پڑے ہیں. برطانیہ اور چین کے درمیان تجارتی جنگ. برٹش امپائر کی تو تجارتی جنگوں کی ایک طویل تاریخ ہے. 19ویں صدی میں چین کے ساتھ افیم کی تجارت پر کئی جنگیں ہوئیں. نوآبادیاتی طاقت برطانیہ نے بڑے پیمانے پر ہندوستان میں اس کی کاشت کروائی. اس سے ملنے والی افیم اس نے چین ایکسپورٹ کی اور اتنا منافع کمایا کہ چین کے ساتھ اپنا تجارتی خسارہ پورا کر لیا. یہ تنازع تجارتی جنگ سے بڑھ کر باقاعدہ مسلح جنگ میں تبدیل ہو گیا اور دونوں ممالک کے درمیان 2 جنگیں ہوئیں. امریکہ اور یورپ کے درمیان تجارتی جنگیں. 1930 میں امریکہ نے اپنے کاشتکاروں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے یورپ کی ایگریکلچر پروڈکٹس پر ٹیرف میں اضافہ کر دیا اور یہ ٹیرف 40% تک ہو گئے. اس کے جواب میں کئی یورپی ممالک نے بھی امریکی اشیاء پر ٹیکس لگا دیا. لیکن اس سب کا نتیجہ کیا ہوا؟ امریکہ کی جانب سے اپنی انڈسٹری میں تیار ہونے والی پروڈکٹس کو بچانے کی کوشش اور یورپی ممالک کی جوابی کارروائیوں اور دیگر تباہ کن معاشی پالیسیوں کی وجہ سے پوری دنیا میں تجارت اور تجارتی سرگرمیاں کم ہو گئیں. اور پھر وہ ہوا جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا. امریکہ اور یورپ میں شدید کساد بازاری, جسے آج بھی دی گریٹ ڈپریشن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اس کے تباہ کن اثرات سے پوری دنیا متاثر ہوئی. پوری دنیا میں بے روزگاری اور مہنگائی میں اضافہ ہوا. تو سوال یہ ہے کہ پہلے بھی دنیا نے ٹریڈ وارز دیکھی ہیں اور تب بھی وجوہات ملتی جلتی ہی تھیں جو کئی بار مسلح جنگوں میں بھی تبدیل ہوئیں اور ان کے اثرات کافی لانگ ٹرم اور منفی رہے. تو کیا ماضی سے کچھ سیکھا جا سکتا ہے؟ ہاں, ماضی سے سیکھنا چاہیے تو, لیکن جو حکمران ہیں وہ کچھ سیکھ نہیں رہے میرے خیال, کیونکہ ہو رہا صرف یہ ہے کہ یہ ایکچولی وہی پرانے پیٹرنز ریپیٹ کر رہے ہیں کہ یہ ایک تو یہ جو ٹریڈ وار کر کے یہ جس کو ہم ملٹری کنیجنزم کہتے ہیں اس کی طرف جا رہے ہیں. یعنی کہ یہ اپنے ممالک میں انڈسٹری کو بوسٹ کرنا چاہ رہے ہیں. زیادہ تر ممالک, بڑے ممالک کیا کر رہے ہیں, یہ فوج میں اور ملٹرائزیشن میں زیادہ انویسٹ کر رہے ہیں. امریکہ تو ویسی دنیا کی سب سے بڑی ملٹری پاور ہے, 900 ملٹری بیسز ہیں اس کی پوری دنیا میں. اور یورپ میں اب کیونکہ یہ نیٹو کی فنڈنگ امریکہ کاٹنا چاہ رہا ہے, اور یہ پرانی ڈیمانڈ ہے, یہ ٹرمپ کے زمانے سے نہیں, یہ اوباما اور بش کے زمانے سے ڈیمانڈ ہے کہ جی نیٹو کی فنڈنگ جو ہے وہ یورپ پیسے زیادہ ڈالے, اپنی کنٹریبیوشن زیادہ کرے. تو اب یورپ کیا کر رہا ہے کہ یورپ میں بھی جو ہے وہ جو انہوں نے ڈیفینس فنڈنگ پہ جو ڈیفینس بجٹ جو کیپ تھے وہ انہوں نے ہٹا دیے, اور جو بجٹ ڈیفیسٹ جو کیپس تھے وہ ہٹا دیے. تو اب جو ہے وہ جو 25-27 یورپین یونین کے جو ممالک ہیں وہ مل کر کوئی اگلے کچھ سالوں میں $800 سے $200 بلین جو ہے وہ ڈیفینس پہ انویسٹ کریں گے. اچھا ہوگا کیا کہ وہ انویسٹ کیسے کریں گے؟ وہی قرضہ لے کے انویسٹ کریں گے. قرضے کا زور کس پر سے نکالیں گے؟ عام لوگوں پر سے نکالیں گے. تو داخلی طور پر جو عدم مساوات بڑھے گی, اور جو ایک اوور آل لیول پر جو ہے وہ آپ سماج میں ملٹرائزیشن اور جو یہ فوج برداری ہے اس کو آپ بڑھا رہے ہیں. تو یہ ایک بہت ڈینجرس سچویشن ہے, کیونکہ اب سماج میں اگر آپ عدم مساوات بڑھائیں گے, بے چینی بڑھائیں گے, اور اوور آل لیول پہ آپ ایک بہت ہی دقیموسی قسم کی قوم پرستی نیشنلزم کو تقویت دیں گے ملٹرائزیشن سے لنک کر کے, تو اس میں فاشسٹ قوتیں جو ویسے ہی پورے یورپ میں اور پوری دنیا میں اور خاص طور پہ جو کور ایڈوانس ممالک ہیں ان میں جو ہے وہ فروغ پا رہی ہیں, ان کو مزید تقویت ملے گی. اور یہ بالکل وہی سچویشن ہے جو انٹر وار سچویشن تھی دونوں جنگ عظیم کے درمیان میں. یعنی ماضی پر نظر ڈالیں تو اس وقت دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے, اگر یہ ایسے ہی چلتا رہا تو اس کا نتیجہ اچھا نظر نہیں آتا. اگر امریکہ کی طرف سے شروع کی جانے والی یہ ٹریڈ وارز پھیل گئیں تو ممالک اور ریاستوں کے ساتھ ساتھ عالمی سطح پر عام لوگوں کی زندگیاں بھی مشکل ہوتی نظر آتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ خدشہ بھی ہے کہ کہیں یہ ٹریڈ وارز اصل جنگوں میں تبدیل نہ ہو جائیں. یعنی پروگرام کے آغاز میں ہم نے جو 2 سوال پوچھے تھے کہ کیا ٹرمپ کی یہ عالمی تجارتی جنگ دنیا کو ہائپر انفلیشن اور ریسیشن کی طرف دھکیل رہی ہے, اور کیا صدر ٹرمپ کی یہ پالیسیز پاکستان سمیت دنیا بھر میں عام لوگوں کے لیے مشکلات میں اضافہ کریں گی, ان دونوں کے جواب بظاہر ہاں ہیں.
لیکن اس ساری ایکویشن میں ایک بہت اہم ویریبل بھی ہے اور وہ ہے خود صدر ٹرمپ، جو پہلے بھی کئی بار کچھ کہہ کر کچھ اور کرنے کا ایک طرح کا ٹریک ریکارڈ رکھتے ہیں. Be putting the tariff of 25% on Canada and separately 25% on Mexico. And we will really have to do that because we have very big deficits with those. لیکن چند دنوں کے بعد انہوں نے میکسیکو اور کینیڈا کے بارے میں اپنا فیصلہ 1 مہینے کے لیے روک دیا، بلکہ میکسیکو کی صدر کلاڈیا شانبوم کو تو ایک ذہین خاتون بھی قرار دیا. فی الحال تو یہی امید کی جا سکتی ہے کہ شاید صدر ٹرمپ ایک بار پھر اپنا ذہن بدل لیں یا حالات انہیں ذہن بدلنے پر مجبور کر دیں. امریکہ میں 4 سالہ بچے نے آئس کریم نہ ملنے پر پولیس کو کال کر دی. بچے نے پولیس کو کال اس وقت کی جب ان کی والدہ نے ان کی آئس کریم کھا لی. پولیس کے ان کے گھر پہنچنے کے بعد کیا ہوا، جانیے اس رپورٹ میں. امریکہ میں ایک 4 سال کے بچے نے آئس کریم نہ ملنے پر پولیس کو کال کر دی. Hi. Oh, it's the police. They came for real. Yeah, we have to just come check, make sure everything's okay. Hey, stop. What you do? Did you call the police? Yeah. Why? So is that why you're upset? Yeah, that's why I didn't get the ice cream. No, it's so hard to yell at them. A police, yeah. So no calling 911 unless it's a real emergency, okay? بچے نے فون پر آپریٹر کو بتایا کہ مما تنگ کر رہی ہیں. پولیس اہلکار اگلے دن واپس گئے اور اس دفعہ وہ اپنے ساتھ آئس کریم لے کر گئے. پکوڑوں اور روح افزا کے بغیر افطاری کا تصور کرنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن سوچیں انگریز مسلمان افطاری میں کیا کھاتے ہوں گے. بی بی سی کی عالیہ نازکی آپ کو ملوا رہی ہیں کرسٹوفر اور بین سے. Right, here we go. The first test. Well, the first taste of the day. All right, Bismillah. سوچیں انگریز مسلمان افطاری میں کیا کھاتے ہوں گے. اگر آپ کا تعلق انڈیا پاکستان سے ہے تو بہت ممکن ہے کہ پکوڑوں سموسوں کے بغیر افطار کا تصور مشکل ہو. بسم اللہ. لیکن کیا انگریز مسلمان بھی افطار میں پکوڑے کھاتے ہیں؟ آئے آپ کو 2 برطانوی انگریز مسلمانوں سے ملاتے ہیں. My name's Christopher. My name's Ben. And we are 2 English Muslims here in the UK. I became a Muslim in, 2010. And I first converted to Islam back in 2019. یہ دونوں دوست ہیں اور برطانیہ میں اسلاموفوبیا کے خلاف اور کمیونٹیز میں انڈرسٹینڈنگ اور امن پھیلانے کے لیے اپنے مخصوص انداز میں سوشل میڈیا پر ویڈیوز بناتے ہیں. This is our tradition on a Friday. Not always we eat fish and chips, you know. Sometimes it's chicken, meat and vegetables and cottage pie, beans on toast, cottage pie, shepherd's pie, all sorts of things. Even lasagna. But on a Friday, after the Friday prayer, when Maghrib comes in, it's a special treat for us here in the UK to have fish and chips on our iftar. Sometimes we get together, sometimes we don't, but it's all about community spirit, embracing what we have here in this country and enjoying the blessed month of Ramadan. Indeed. I think on that note, cheerio. Cheerio. بالی ووڈ کے سپر سٹار اور مسٹر پرفیکٹ عامر خان رواں ہفتے 60 برس کے ہو گئے ہیں. اپنی سالگرہ کے سلسلے میں منعقدہ ایک پارٹی میں انہوں نے کہا کہ وہ ایک رومانوی تعلق میں ہیں. عامر خان جمعرات کو اپنی سالگرہ منا رہے تھے. اس دوران انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں اپنی زندگی اور فلم انڈسٹری میں اپنے سفر پر بات کی. انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ ان کی نئی گرل فرینڈ کا نام گوری پریٹ ہے، جن کے ساتھ وہ 18 ماہ سے تعلق میں ہیں. انہوں نے پریس کانفرنس میں ایک سوال کے جواب میں کہا کہ میرے لیے یہ تعلقات بہت اہم ہیں. عامر خان نے گرل فرینڈ گوری کو کیا انٹروڈیوس. 1.5 سال سے کر رہے ہیں ایک دوسرے کو ڈیٹ. اپنے 60th برتھڈے کے پہلے عامر نے پریس کانفرنس کی جہاں انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ انہیں پیار ہو گیا ہے. گوری اور میں 25 سال پہلے ملے تھے. اب ہم پارٹنرز ہیں. ہم بہت سیریس اور کمیٹڈ ہے. ہم 1.5 سال سے ساتھ میں ہے. 60 کی عمر میں پتہ نہیں مجھے شادی شوبھا دیتی ہے کہ نہیں، پر میرے بچے بہت خوش ہے. عامر نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے شاہ رخ اور سلمان سے بھی گوری کو ملایا ہے. گوری بنگلور میں رہتی ہے اور عامر خان کے پروڈکشن ہاؤس میں کام کرتی ہے. ریلیشن شپ کو لے کر عامر نے کیا کہا تھا آپ خود ہی سن لیجئے. فیملی بہت امپورٹنٹ ہے، یہ بہت میری بڑی لرننگ ہے. یور ریلیشن شپس آر ویری امپورٹنٹ. جو آپ کے رشتے ہیں وہ سب سے زیادہ اہمیت مطلب میرے لیے رکھتے ہیں.
ये इन ऑर्डर नहीं बोल रहा हूँ ऑफ इम्पोर्टेंस. याद रहे कि आमिर खान इससे कबल 2 शादियां कर चुके हैं. उन्होंने अपनी पहली बीवी रीना दीता से तलाक के बाद किरण राव से शादी की थी और फिर सन 2021 में उनकी किरण राव से भी तलाक हो गई थी. आमिर खान और रीना दीता सन 2002 में अलग हो गए थे. उस शादी से इनके 2 बच्चे हैं. सन 2005 में उन्होंने फिल्म प्रोड्यूसर किरण राव से शादी की थी और फिर 2021 में दोनों में अलहदगी हो गई थी. इस शादी से उनका एक बेटा भी है. ताहम आमिर खान का कहना था कि अलहदगी के बाद भी दोनों के दरमियान अच्छी दोस्ती है और दोनों मिलकर अपने बेटे की परवरिश कर रहे हैं. दोनों ने फिल्म लापता लेडीज में भी एक साथ काम किया था. आमिर खान ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौरी परेड को मुतारिफ कराने से पहले अपनी फिल्म लगान को याद करते हुए कहा कि भवन को अपनी गोरी मिल गई है. याद रहे कि 2001 में रिलीज होने वाली फिल्म लगान में मरकजी किरदार आमिर खान और ग्रेसी सिंह ने अदा किए थे. फिल्म में आमिर के किरदार का नाम भवन जबकि ग्रेसी के किरदार का नाम गोरी था. आमिर खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी एक और फिल्म राजा को रानी से प्यार हो गया का गाना भी गाया और अपनी गर्लफ्रेंड गोरी के बारे में मजीद मालूमात शेयर की. राजा को रानी से प्यार हो गया, पहली नजर में पहला प्यार हो गया. राजा को रानी से प्यार हो गया. उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से कहा कि मुझे लगता है कि आप किसी अच्छे मौके पर उनसे मिलेंगे और फिर हम भी इस बात को खुफिया नहीं रखना चाहते. मैंने सलमान खान और शाहरुख खान से उनकी मुलाकात का इंतज़ाम किया है. आमिर खान की सालगिरह के मौके पर सलमान खान और शाहरुख खान भी उनके घर पहुंचे थे. और सामीन, इसके साथ ही आज का सैरबीन अपने इख्तिताम को पहुंचा. मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए. खुदा हाफिज. Rediscover the trusted voice of news with Zigzag Broadcast Company's revival of BBC Sarabeen. ZBC Sarabeen.